दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों अब तक आपकी 8 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं 9 सीरीज यानी कि 9th सीरीज, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 201 से। निम्नलिखित में से कौन सा काला अजार रोग का परजीवी है? तो काला अजार रोग का जो परजीवी है वह परजीवी है लीशमानिया डोनोवानी। और इसके अलावा हम आपको उच्चेरिया ब्रैंकोफाई के बारे में बता दें तो देखिए, यह इससे कौन सा रोग होता है? इससे फाइलेरिया रोग होता है। यह मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है। पैर फूल के हाथी के पैर जैसे हो जाते, इसलिए इस रोग को पील पाँव भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया? तो वह कौन से साइंटिस्ट थे? वह थे कार्ल वॉन फ्रिस। कौन साइंटिस्ट? कार्ल वॉन फ्रिस। यानी कि इन्होंने ही मधुमक्खियों की जो भाषा है भिनभिनाने वाली, उसके बारे में इन्होंने पता लगाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो कौन सी हड्डी होती है? स्टेपीज, यानी कि कान में पाई जाती है। जो सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य और खरगोश में, वह कहाँ पाई जाती? कान में पाई जाती। उसका नाम स्टेपीज है। मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी पूछी जाए तो वह होती है थाई की, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर। थाई मीन्स जांग। जांग की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वह होती है फीमर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? 204। स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? यह होती सेरेब्रम। किसके नष्ट होने से? सेरेब्रम। सेरेब्रम अपने मस्तिष्क का अग्रभाग होता है और एक बहुत ही मुख्य भाग होता है, जिससे हमारे सोचने समझने के सारे कार्य इसी से होते हैं। यानी कि बुद्धि से संबंधित या बुद्धि लब्धि से सारे संबंधित कार्य किससे होते हैं? वह सेरेब्रम से होते हैं। जब सेरेब्रम ही नष्ट हो जाएगा तो ब्रेन काम करना ही छोड़ देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। एक लंबे संकर, जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, पौधे में स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है, यह दोस्तों क्या सिद्ध करता है? यह करता है सिद्ध पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण के नियम को प्रतिपादित करता है। और इस नियम को दोस्तों दिया किसने था? इस नियम को दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने मटर के पौधे पर ही यह अपना प्रयोग किया था। मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम यह सिद्ध करता है कि जब लंबे पौधे एवं नाटा पौधे, यानी कि नाटे यानी छोटे पौधे के बीच क्रॉस होता है, तब पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी के लिए लंबे पौधे का जीन एवं बौने पौधे का जीन जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। अब देखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो भिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलाए जाते हैं तब दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तब उनमें एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रभावी होता है वही अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। दोस्तों बस आप इतना याद रखें, जो ये प्रैक्टिकल था जो किया था वो थे साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। उन वैज्ञानिक का क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने मटर के पौधे पर ही प्रैक्टिकल किया था। और मटर के पौधे का जो बॉटनिकल नेम होता है, वनस्पतिक नाम होता है, वह होता पाइसम सटाइवा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। आनुवांशिक यांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इसमें क्या होता है? एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया को आनुवांशिक यांत्रिक यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। टी ट्यूब बेबी, जब मेल एंड फीमेल के टिश्यू को
ट्यूब में फ्यूज कराकर जाइगोट बनाया जाता है। इस जाइगोट को फीमेल ओवरी में रख दिया जाता है। इस क्रिया के द्वारा उत्पन्न बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और दोस्तों इस टाइम ये बहुत प्रचलन में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 207। जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है, यानी कि जंपिंग जीन्स को अब क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं ट्रांसपोशंस। क्या कहते हैं? ट्रांसपोशंस। और इसकी खोज किसने की थी? बारबरा मी किल्टन, जो किलंटक थे। कौन थे? बारबरा और किलंटक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब क्वेश्चन देखते हैं 208। अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? वह जाते जीन के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, जीन के माध्यम से ही सारे करैक्टर मिलते हैं। सभी बच्चे कैसे होते हैं? अपने माँ बाप से ही मैच करते हैं। वो क्यों मैच करते हैं? किसके माध्यम से मैच करते हैं? वो जीन के माध्यम से मैच करते हैं। और ये कहा जाए कौन किसका बेटा है बेटी है, कैसे चेक करेंगे? वो हम डीएनए के माध्यम से चेक करते हो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? तो यह मनाते हैं विश्व वातावरण दिवस। इसे किस वातावरण नहीं दोस्तों, पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं और इस दिन हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। इनको हम कहते हैं प्लवक, प्लैंकटन। क्या कहते हैं? प्लैंकटन। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव और पादपों को सम्मिलित रूप से प्लवक या प्लैंकटन कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे को फ्लोरा कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतु को फौना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष पेड़ों की प्रजाति पाई जाती है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। और एक स्पेशल जगह पर या विशेष क्षेत्र पर सिर्फ जंतुओं की एक स्पेशल जाति पाई जाती है उसे हम फौना कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली, जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ हों, वह कहाँ पर है? वह केरल में है। साइलेंट वैली के नाम से कौन फेमस है? वह केरल ही फेमस है। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। देखिए, मौन घाटी जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है वे केरल राज्य में। केरल एक दक्षिणी राज्य है और तटीय राज्य भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये आप सभी लोग जानते हैं, वह है कमल। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय फल क्या है? आम, यानी कि फलों का राजा आम। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213। रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती, इसका जो आंसर होगा वह होगा कपास। क्या होगा? रेशों की फसल कपास भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में बोई जाती है। यह पौधा काली मिट्टी में होता है। कपास बीज से प्राप्त होता है। और देखो, कपास के बारे में बता दें, यह ज़्यादातर महाराष्ट्र में होता है क्योंकि उधर साइड ही काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है और एक रेशे वाली ही फसल होती है। अब देखते हैं जूट के बारे में। जूट से बोरा बनाया जाता है। सबसे अधिक जूट की खेती पश्चिम बंगाल में होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? यह बनती है मोरस अल्वा। किससे बनती है? मोरस अल्वा से। जो आपकी हॉकी स्टिक होती है, जिससे हॉकी खेली जाती है, जो स्टिक होती है, वो किसकी बनी होती है? मोरस अल्वा से बनी होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सैलिक्स परप्यूरिया से। किससे बने होते हैं? सैलिक्स परप्यूरिया से ये बने होते हैं। और जो टीक के पौधे का बॉटनिकल नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। बीसीजी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। क्या होता है? बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। और बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी कि टीबी में
लगाया जाता है। टीबी होता कैसे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से यह होता है। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। फसलों का हेरफेर किस लिए आवश्यक है? फसलों का हेरफेर इसलिए आवश्यक है ताकि जो मृदा की उर्वरता है वह बरकरार रहे, वह किसी भी तरीके से घटे ना, इसलिए फसल चक्र बहुत जरूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218। शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? तो शीतकाल में तुषार पाले का वितरण ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था कोर्नबर्ग ने। किसने किया था? कोर्नबर्ग ने। और जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसको जो बताया था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। देखिए बताते हैं, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कोर्नबर्ग ने किया था और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था 1953 में। डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इसके एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। यह माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में जेनेटिक कोड की खोज की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220। एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है वह होते समयुग्मजीव। क्या होते हैं? समयुग्मजीव, होमोजाइगस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221। राइबोसोम किसके बने होते हैं? ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं 222 पर। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? वह होती है प्रोफेज। कौन सी होती है? प्रोफेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223। मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या है वह आधी हो जाती है? वो होती एनाफेज फर्स्ट पर। किसमें? एनाफेज फर्स्ट पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वह आधी हो जाती है। अब क्वेश्चन देखते हैं 224। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यह की थी मिशर ने। किसने की थी? मिशर ने की थी। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर इनका पूरा नाम, इन्होंने की थी। 1869 में जॉन फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन की खोज की, जिसके बाद में डीएनए का नाम इसको दिया गया। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 225। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? ये किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन आप सभी लोग जानते हैं, ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसी के बने होते हैं। और बात करें जो अपने ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं यानी कि मनुष्य में होते हैं वो संख्या में 46 यानी कि 46 होते हैं और जोड़े में वह 23 होते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। और दोस्तों आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल साइंस की सीरीज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों जय हिंद।